आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान के सोशियो इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इश्यूज़ पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम में बात भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग की और उससे उम्मीदें और इम्कानात क्या हैं इसकी। सबसे पहले तो अच्छी खबर हम आपको बता दें, आज भारत एथेनॉल ब्लेंडिंग में अपने टारगेट को अचीव कर चुका है। तकरीबन 20% से भी ज़्यादा एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। इसी तरह एथेनॉल ब्लेंडिंग में खातिर ख्वाह तरक्की के साथ ही भारत ने पेट्रोलियम इंपोर्ट्स पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की भी राह पर हम हमवार हैं और हमारा जो एनवायरमेंटल का मसला है वो भी एक तरीके से अपने आप इससे हल होता नज़र आ रहा है। आपको मालूम होगा कि एथेनॉल चीनी बनाने के दौरान गन्ने की जो प्रोसेसिंग होती है उसी का एक तरह का बाई प्रोडक्ट है। इसमें ये खूबी मौजूद है कि उसे पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमारे समझने वाली बात यह है कि हमारे इतने बड़े मुल्क में ईंधन की इतनी बड़ी ज़रूरत को पूरा करने में एथेनॉल हमारी कितनी मदद कर सकता है और हमारे मुल्क की तरक्की की रफ्तार में कितनी और तेज़ी आ सकती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। डालमिया भारत शुगर एंड एथेनॉल इंडस्ट्रीज़ के डिप्टी डायरेक्टर कपिल नेमा जी हैं। कपिल जी, वेलकम टू द स्टूडियो। और टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ दिल्ली में फैकल्टी और एनर्जी इकोनॉमिक्स डॉक्टर गोपाल सारंगी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, वेलकम टू द स्टूडियो। पहला सवाल भी मैं गोपाल जी आप ही से जानना चाहूँगी। हमारे व्यूवर्स को एक तो ये बताइए कि एथेनॉल क्या है, और फिर जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमने एक टारगेट था उसको भी अचीव कर लिया है, तो ये एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोसेस जो है वो क्या है और कैसे हमारे व्यूवर्स जो हैं उनकी राह में एक तरह की आसानी होने जा रही है, कैसे समझें वो इसको? धन्यवाद मैडम। ये जो सवाल आपने पूछा और जो मुद्दा के ऊपर हम आज डिस्कशन चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारे लिए, सबके लिए, हमारा देश के लिए। मैं उस आपका क्वेश्चन को आने से पहले मैं बेसिकली एक दो कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। क्यों आज जो डिस्कशन हम कर रहे हैं इसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, क्योंकि अब आप अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, अभी जो क्लाइमेट चेंज का इशू जो मुद्दा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी चल रहा है जी, सो उसके खातिर हमने एक्चुअली चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है हम उसको कार्बन न्यूट्रल करें, उसका जो एमिशंस है उसको कम करें। बिकॉज हमारे लगभग 12 से 14% जो एमिशंस आता है इंडिया का वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ही आ रहा है। तो उसी के दौरान हमारा जो एफर्ट है, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का बात हमने आज करने के लिए जा रहे हैं, जिसके ऊपर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो कंटेक्स्ट है वो जो कंटेक्स्ट अभी जो चल रहा है, जैसे यूएसए ने हमारे ऊपर एक टैरिफ जो 25% लगाया है, उसके ऊपर एक पेनल्टी भी लगा है 25%, क्योंकि इंडिया जो ऑयल जो है ख़रीद रहा है रशिया से। और उसमें दो इश्यूज है। एक तो हमको एक स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान लेना पड़ेगा कि ग्लोबली हमने क्या कर सकते हैं, हमारे जो तेल का जो प्रॉब्लम समस्या है, क्योंकि हमारा कंट्री लगभग 90% जो है वो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज से। तो हमको आत्मनिर्भर के रास्ते पे चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक मीडियम टर्म टारगेट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि 2047 तक हमको एनर्जी सिक्योरिटी जो इश्यूज है उसको डील करना है, उसको एड्रेस करना है। उस दौरान हमने ग्लोबली भी हमने काफ़ी सारे एफर्ट ले रहे हैं, उसके आगे जाके चर्चा करेंगे जी। तो आपने जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का बात किया, सो ये आज के डिस्कशन नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कब से चल रहा है। 2014 से जैसे आपका एथेनॉल ब्लेंडिंग का 1.5% था, अभी हमने 20% अचीव कर दिया। 5 साल जो हमारा टाइम लाइन था 2030 तक हम अचीव करेंगे, उससे 5 साल पहले हमने उसको अचीव कर चुके हैं। ये एथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ नहीं है, हम उसको अगर लार्जर स्केल में देखेंगे, जो बायोफ्यूल्स का डिस्कशन करते हैं, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग हमने जो और ग्राउंड ट्रांसपोर्ट के लिए कर रहे हैं, इसीलिए हमें इसी तरह से हमने एविएशन में भी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी ला रहे हैं, फ्लेक्स फ्यूल ला रहे हैं। सो ये सारे जो चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इंट्रोड्यूस इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा जो, जैसे मैंने बोला कि एक तो एमिशन इश्यूज है, उसको छोड़ के हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इसके ऊपर काफ़ी लोग डिपेंडेंट है लाइवलीहुड के हिसाब से। तो ये सारे चीज़ों को आंख में रखकर गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट ले रहा है। अभी
बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है, क्योंकि हमारे पे जो इम्पोज किया गया है जो पेनल्टी, हमने क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे रशिया से, हमको भी बोला जा रहा है कि आप आर्बिट्रेज कर रहे हैं, इंडिया इज बाइंग एट ए लो कॉस्ट एंड सेलिंग एट हाई प्राइस। अपनी डिपेंडेंसी जो है एक तरीके से उसको काफ़ी लो करना चाहते हैं, बिल्कुल। और उसकी राह में ये एक अच्छा कदम कहा जा सकता है। इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं कपिल नेमा जी आपसे जानूँ, इंडस्ट्री क्या कहती है एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, और हाउ यू आर वेलकमिंग इट? वेल, अगर आप डिस्टिलरी इंडस्ट्री की तरफ से देखते हैं, सो जो ब्लेंडिंग का जो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया था, आपने देखा कि हमने टाइम से पहले उसको अचीव किया है, और गवर्नमेंट ने उसमें बहुत साथ दिया है। देयर हैज़ बीन जो पॉलिसीज़ आई हैं, वो पॉलिसीज़ काफ़ी सपोर्टिव रही हैं टू सेट अप डिस्टिलरीज एंड टू क्रिएट कैपेसिटी, जिसके कारण जो टारगेट्स हैं वो टाइम से पहले अचीव हो पाए हैं जी। उसके अलावा मैं सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो देश के किसान हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा साथ दिया है, बिकॉज अगर आप देखेंगे एथेनॉल के जो सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल है वो सारे के सारे रॉ मटेरियल किसानों की तरफ से आते हैं। बिल्कुल। और हमने देखा है कि पीछे जब 2018 में बायोफ्यूल पॉलिसी पहली बार लॉन्च हुई और फिर 2021 में रिवाइज होकर उसका टारगेट 2025-26 में 20% ब्लेंडिंग का किया गया, तो हमने देखा कि किसानों ने उस पर बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड किया। हमें हमारी जो यील्ड्स हैं मक्के की, हमारा जो शुगर केन की यील्ड्स हैं वो बेटर हुई, जिसके कारण जो रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी बेटर हुई। बिकॉज अगर आप एथेनॉल पॉलिसी का बेस देखेंगे या बायोफ्यूल पॉलिसी का बेस देखेंगे, द होल आइडिया ऑफ गवर्नमेंट वाज टू डाइवर्ट द सरप्लस फीड स्टॉक्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, and this surplus to remain surplus and to remain to कि इसकी continuity रहे, फीड स्टॉक्स हमेशा इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल रहें, उसके लिए फार्मर्स ने इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। एंड ऑफ कोर्स पिछले 6 साल से गवर्नमेंट कंटिन्यू इंडस्ट्री को और फार्मर्स को सपोर्ट करती जा रही है, जिसके कारण आज हम 20% ब्लेंडिंग अचीव कर पाए हैं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ, इसको एक परफेक्ट सा हम कॉम्बो कह सकते हैं इंडस्ट्री का और फार्मर्स का, क्योंकि अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और हम टारगेट को अचीव कर रहे हैं तो उससे फार्मर्स का भी एक तरीके से बेनिफिट होगा। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, उनकी अर्निंग से लेकर, उनके लाइवलीहुड से लेकर, उनके बेटर रहन सहन से लेकर, उन सब चीज़ों पर भी इसका असर है, दोज फार्मर्स जो कि इस कॉम्बो का हिस्सा हैं। एब्सोल्युटली। अगर आप देखेंगे कि जो डिस्टिलरीज, नई डिस्टिलरीज आई हैं और जो नए इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, वो मोस्टली 90% वो इन्वेस्टमेंट्स रूरल एरियाज़ में आए हैं। और जब ये इन्वेस्टमेंट्स रूरल एरियाज़ में आते हैं तो उसके साथ साथ वहाँ पे उन्नति भी आती है। आप एक इंडस्ट्री जब आप किसान के पास जा रही है तो उनको अपनी फसल ज़्यादा दूर लेके नहीं जानी, उसके कारण उनके जो रिटर्न्स हैं ऑटोमेटिकली बेटर होते हैं। जब उनको एक डेडिकेटेड कंटिन्यूअस बायर मिलता है तो उनका भी फोकस आता है कि वो अपने फसल पे और ज़्यादा फोकस करें, कैसे वो अपनी यील्ड्स इंप्रूव करें ताकि उनके रिटर्न्स बढ़ें। सो इन सब एम्प्लॉयबिलिटी भी मैं आपसे जानना चाह रही थी, क्योंकि एब्सोल्युटली, बिकॉज अब देखिए वो भी उनके लिए बढ़ता है। बिल्कुल, बिकॉज अगर आप देखेंगे कि जितनी भी इंडस्ट्रीज अगेन रूरल एरियाज में आई हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चालू किए हैं टू एम्प्लॉय लोकल पीपल। स्पेशली एक जो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हुआ वो ये भी हुआ कि जब ये एथेनॉल इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, कोविड के कारण हमने देखा कि बहुत सारे लोग अपने गाँवों को वापस गए। और वो जब वापस गए तो वो ट्रेन थे, ऐसा नहीं था उनके पास ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उनके पास अपने गाँव में पहले कोई साधन नहीं था जहाँ पे वो जाके जॉब कर सके, बट बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रीज नाउ दे हैव अ प्लेस जहाँ पे वो गए, उनको एक रोजगार का अपॉर्चुनिटी मिली। राइट। डॉक्टर गोपाल सारंगी जी, जैसा कि सर ने जिक्र किया, कपिल नेमा जी ने कुछ पॉलिसीज़ का कि पॉलिसीज़ इस तरह की बनी कि उससे इंडस्ट्री को एक तरह का फ़ायदा हुआ, तो वो पॉलिसीज़ किस तरह की हैं? क्योंकि हमारी डेमोग्राफी जो है वो बहुत ही अलग तरह की है, हम एक डाइवर्स नेशन है, जो कि हमारे लिए बहुत ब्लिसफुल भी है कई मायने में, लेकिन फिर भी वो पॉलिसीज़ जो कि ना सिर्फ इंडस्ट्री को भी हेल्प करें बल्कि जो फार्मर्स हैं या जो भी इस काम में लगे हुए लोग हैं उनको एक तरह का बेनिफिट हो। बिल्कुल।
ये जो पॉलिसी के हम बात कर रहे हैं वो 3 लेवल पे है। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक इंटरनेशनल लेवल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कोलैबोरेट कर रहा है, जैसे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस करके GBA करके है, जिसका कोलैबोरेटर जो है ब्राज़ील है। ब्राज़ील वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इथेनॉल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर भी है। तो ब्राज़ील, US, इंडिया जो G20 हमारा कुछ साल पहले ख़त्म हुआ, उसमें कोलैबोरेशन लेके आए हैं। सो अभी जैसे सिचुएशन है वर्ल्ड में, तो ब्राज़ील इंडिया इस कोलैबोरेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि इसके कोलैबोरेशन में इंडिया को फ़ायदा होगा। ब्राज़ील का जो टेक्नोलॉजी है वो भी आके यहाँ पे यूज़ करके हमने उसको एथेनॉल का प्रोडक्शन को ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी नेशनल लेवल में भी हमने 2018 का पॉलिसी था हमारा नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, उसको हमने अमेंडमेंट करवाया है 2021-22 में। बेसिकली हमने ये इसीलिए करवाया कि हमारा जो टारगेट था 2030 हमने उसको 2025 में अचीव कर लिया। सो उसका जो एडवांसमेंट टारगेट्स उसको हमने क्लियर करवाया। दूसरी बात ये कि हमने जो फीड स्टॉक का बात भी हम कर रहे थे, सो फीड स्टॉक में हमें उसका स्कोपिंग बढ़ा दिए। तो जितने आइटम्स हम फीड स्टॉक में उसको आइडेंटिफाई कर रहे थे, उसको ज़्यादा आइटम्स अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये सिर्फ नहीं है, उसको छोड़ के बहुत सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी फार्मर्स को और डिस्टिलरीज को दिया जा रहा है, जैसे सर बता रहे थे, ताकि ना हम फार्मर्स और इंसेंटिवाइज होके ज़्यादा, बिकॉज ये प्रोडक्शन जो है आपको शुगर कैन का हो या अदर जो एग्रो रेजिड्यूज हो, उसको प्रोडक्शन का जो चाहिदा है उसका बढ़ेगा आगे जाके, अगर इथेनॉल प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा। और उसको छोड़ के स्टेट लेवल में, जैसे कुछ स्टेट से पंजाब हो गए, कर्नाटक हो गए, राजस्थान हो गए, ये स्टेट लेवल में भी काफ़ी सारे पॉलिसीज लेके आए हैं स्टेट लेवल में उसको एक्सेलरेट करने के लिए। तो पॉलिसीज हर तरह से है, और ये जो पॉलिसी है वो चेंज होता रहता है। और हमारे उसको छोड़ के हमारा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का भी पॉलिसी है, जिसमें हमने 1% ब्लेंडिंग का टारगेट इसी ईयर का रखे हैं। उसका जो ब्लेंडिंग है वो 2030 तक 10% ब्लेंडिंग में हो जाएगा। सो एक पॉलिसी इकोसिस्टम आप बोल सकते हैं क्रिएट हो रहा है, कि एक पॉलिसी दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, और डिफरेंट लेवल में भी जो पॉलिसी है दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। तो पॉलिसी इकोसिस्टम बहुत सपोर्टिव है, फार्मर्स के लिए है, इंडस्ट्रीज के लिए है, और हमारा जो टारगेट ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जो एमिशंस को रिड्यूस करना है और ऑयल इंपोर्ट को रिड्यूस करना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉलिसी हमने बना चुके हैं। बिल्कुल, और पॉलिसी अच्छी है, इम्पॉर्टेंट है, और उसका एग्जीक्यूशन अच्छा है, तभी शायद हमने टारगेट को अचीव भी जल्दी किया है। कपिल नेमा जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि हु आर द बायर्स, खरीदार कौन है? क्योंकि हम एथनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं। आई एम श्योर हमारे बहुत सारे व्यूवर्स होंगे जिनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं होगी। अभी कितने आपके किस तरह के लोग हैं जो कि इसको ख़रीदते हैं? किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन है जो इसको यूज़ करता है? आर पीपल अवेयर अबाउट इट? और अभी उनके बारे में उनके लिए सब कुछ नया है और जानकारी उन तक पहुंचना अभी बाकी है। जो मेन बायर्स हैं, जो मैं आपको पूरा इसका सप्लाई चेन समझाता हूँ। जो एथेनॉल है वो एक डिस्टिलरी में प्रोड्यूस होता है, वहाँ से एथेनॉल डिपोज में और जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको सप्लाई किया जाता है। डिपो में और जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वहाँ पे इसका पेट्रोल के साथ मिला के ब्लेंड बनाया जाता है, और वो ब्लेंडेड पेट्रोल फिर पेट्रोल पंप्स को सप्लाई किया जाता है। सो जो मेन बायर्स हैं वो गवर्नमेंट OMCs हैं, IOCL, BPCL, HPCL। इसके अलावा जो प्राइवेट OMCs हैं जैसे GOBP, नयारा, शेल, इन लोग इनका भी अपने डिपोज होते हैं, जिनके डिपोज और रिफाइनरीज में एथेनॉल जाता है। वहाँ पे भी एज पर द गवर्नमेंट मैंडेट ये ब्लेंड करके अपने अपने पेट्रोल पंप्स में सप्लाई करते हैं। ओके। इसकी अवेयरनेस, बिकॉज अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट 2021 जब से नई बायोफ्यूल पॉलिसी आई है, गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली इस चीज़ को प्रमोट कर रही है कि हमें एक 20% का जो टारगेट है वो अचीव करना है, और हर साल हम धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हमने आज से 2 साल पहले 12% का टारगेट अचीव किया था, पिछले साल 15% का टारगेट अचीव किया, इस साल हम 20% पे हैं। और आप देखेंगे कि तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने हर प्लेटफॉर्म पे, जब हमारा G20 की हमारे पास अध्यक्षता थी, उस समय ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हमने लॉन्च किया था। इंडिया में वो लॉन्च हुआ, और उस समय काफ़ी जोर शोर से प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि हमारा
एथेनॉल और ब्लेंडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है। उसके अलावा और भी जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जो बाई प्रोडक्ट से आते हैं, जैसे CBG, एविएशन फ्यूल, इन सब पे एज अ कंट्री और एज अ गवर्नमेंट उनका फोकस है और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है। तो एक तरीके से हमने सीमलेसली इस टारगेट को अचीव कर लिया है। लोगों में उस तरह का ना ही कोई पैनिक है, ना ही कोई बहुत हम ये कहें कि अवेयरनेस है। कुछ लोग हो सकता है जो शायद बहुत ज़्यादा उस फील्ड में हैं और वो देखते हों कि गाड़ी के पिकअप या फिर माइलेज को लेकर इस तरह की कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें नोटिस की हों। अभी तक हम ये कह सकते हैं कि हमने सीमलेसली इसको कर लिया है। अभी जो टारगेट है हमने अचीव किया है वो 20% का है। कपिल नेमा जी, आप ही से मैं जानना चाहती हूँ कि कितना परसेंटेज इसमें हम हमारा जो अचीवेबल टारगेट है, जो नेक्स्ट टारगेट है वो कितना है, और मैक्सिमम जो टारगेट है वो कहाँ तक जा सकता है इसमें? देखिए, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है। आप अगर आज की डेट में ब्राज़ील देखेंगे जो हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है जी। ब्राज़ील में आज की डेट में जो उनका टोटल गैसोलीन कंजम्पशन है उसका 46% एथेनॉल है। Right. between fuel which goes directly as gasoline and which goes as blended, and which also they also have a grade called E100 जहाँ पे 100% एथेनॉल जाता है। उनके यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, दे कॉल इट शुगर केन कार्स, यू नो, जहाँ पे दोज आर 97% फ्लीट इन ब्राज़ील टुडे आर फ्लेक्सी फ्यूल कार्स जो कि 100% एथेनॉल पे भी चल सकती हैं। Alright. सो उसका उनको बहुत फ़ायदा भी मिला है। मतलब अगर आप थोड़ा सा टाइम दे तो मैं आपको एक हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूँ। जब 1970s में जो उनकी मेन सिटी है साओ पोलो, उसकी हालत दिल्ली जैसी थी। AQI 250 के नीचे आता ही नहीं था। यू नो, दे हैड अ मेजर इशू जहाँ पे उनका ओजोन डिप्लीशन बहुत तेजी से हो रहा था, एंड दैट इज व्हेन दे मूव्ड टू एथेनॉल ब्लेंडिंग। दे रियलाइज्ड कि हमारे लिए यू नो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की जनरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में यू नो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज से 3 साल पहले मैं ब्राज़ील में था, साओ पोलो में था, उनका AQI 10 के ऊपर नहीं जाता। मतलब वो आप उसका स्काई देखेंगे तो इतना ब्लू दिखता है कि यू नो ऐसा लगता है कि आप कहाँ आ गए। हम तो दिल्ली NCR वाले अगर वहाँ जाएं तो शायद बीमार हो जाएं, क्योंकि हमें उतना, एंड इट इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में टॉप 10 में आता है। सो उसके बावजूद यू नो देयर नंबर ऑफ कार्स देखेंगे तो दिल्ली से ज़्यादा कार्स हैं, बट स्टिल दे हैव बीन एबल टू मैनेज इट। सो यू नो इसके बहुत फार साइटेड रिजल्ट्स हैं। आई मीन जो आएंगे, इट्स नॉट कि ओवरनाइट आपको इसके रिजल्ट्स दिखने लगे। इट विल टेक टाइम। डॉक्टर गोपाल सारंगी जी, आपसे भी मैं इसी पे थोड़ा सा और जानकारी चाहती हूँ, क्योंकि हमने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन की भी बात होती है, हम B6 पर भी जा रहे हैं, हम अदर जो फ्यूल्स हैं जिसमें कि हम जो भी ग्रीन एनर्जी है, चाहे वो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, EV जिनकी हम बात कर रहे हैं, हम एथेनॉल की भी बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम क्लाइमेट, वेदर और उस सब की बात करें तो उसके लिए तो एक तरीके से ये बहुत तगड़ा बूस्ट देने वाली सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि और वो दिन बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं लग रहा है अगर हम लगातार इसी तरीके से अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है बहुत क्रिटिकल सेक्टर है इकोनॉमी के लिए। और हमने जैसे पहले डिस्कशन कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑल्सो मेजर सोर्स है एमिशंस का, 12 से 14% एमिशंस आता है जी। और इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि हमने काफ़ी सारे जो ऑयल है, गैस है, इम्पोर्ट करते हैं, 90% ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे जो पोर्टफोलियो ऑफ अप्रोच लिया है, जैसे एक हो गया आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग भी कर रहे हैं, और भारत स्टेज जो 6 आप बता रहे थे वो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने किसी भी, जैसे बोलते हैं ना, नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न, तो इस तरह से अप्रोच लिए हैं कि जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ है वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उस तरह से आगे चल रहे हैं। बट सब हर तरह पे हम एक बैलेंस अप्रोच भी ले रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक प्रॉब्लम है। सपोज आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल कर लिया, अगर आप ग्रिड में जो कंपोजिशन है, रिन्यूएबल एनर्जी का कंपोजिशन है, उसको चेंज नहीं करेंगे तो आपको ज़्यादा कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट लगाना पड़ेगा। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, जैसे जैसे ग्रिड में कंपोजिशन चेंज होता रहा है आप इलेक्ट्रिक व्हीकल उतना ऐड करते रहेंगे, नहीं तो रीलोकेशन ऑफ पॉल्यूशन हो जाएगा। दिल्ली में आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा होगा, यू कैन हैव अनुगुल में सपोज ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट्स हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको वहाँ पे भी एक बैलेंसिंग चाहिए। जैसे अभी सर बता रहे थे कि एथेनॉल में भी होकर बैलेंसिंग चाहिए, बिकॉज अभी भी थोड़ा अवेयरनेस इतना नहीं है लोगों, देयर आर कुछ इश्यूज है इसमें। जैसे एक इशू ग्लोबल लेवल में डिस्कशन होता है,
उसमें एस्टेब्लिश साइंटिफिक नॉलेज इतना नहीं है। जैसे कि आपने जो फूड एंड जो एनर्जी है उसमें ट्रेड ऑफ हो जाता है कि ज़्यादा एनर्जी लाएंगे तो सपोज हो सकता है कि आपका फूड जो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बट ऐसे कुछ एस्टेब्लिश साइंटिफिक एविडेंस क्लियरली इंडिकेट नहीं कर रहा है कि आपने ज़्यादा एनर्जी वाटर स्कार्सिटी हो सकता है, कुछ ऐसी फसलें जिनको कि हम एथेनॉल के लिए हम प्रोड्यूस करना चाहें और उससे एक डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता है। हो सकता है बिल्कुल, बट इस पे ये हमको मानना पड़ेगा कि एथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो बाई प्रोडक्ट्स के थ्रू में ज़्यादा होता है, या जो वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, या आपका जो प्लांट है, प्लांट रिज्यूड हो गए हैं, तो जैसे राइस स्टॉक्स हो गए या रटन पोटैटोज, आपने जो ब्रोकन राइस या यूज्ड ऑयल, सो ये सारे चीज़ें जो है वो अनयूजेबल है, तो उसको आपने बेसिकली कन्वर्ट करके इस एथेनॉल में प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ये बैलेंसिंग अप्रोच हमें चाहिए और गवर्नमेंट एग्जैक्टली वही बैलेंसिंग अप्रोच लेके आगे जा रहे हैं। ओके तो अभी जिन सब चीज़ों की ज़रूरत है इंडस्ट्री के तौर पर, अगर कपिल नेमा जी देखें वो है, या कुछ और डिमांड्स हैं जो हम टारगेट अचीव कर रहे हैं, उस लिहाज से तो देखें तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक, बट फिर भी किसी तरह की कोई आपकी डिमांड्स हैं कि अगर वो और हो जाए तो हमारे लिए और अच्छा हो, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट ओनली द इंडस्ट्री। हमारा जो सवाल है वो पूरा नेशन को लेकर, पूरे क्लाइमेट को लेकर, वर्ल्ड वाइड भी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम इन सब चीज़ों के ऊपर शिफ्ट करेंगे उतना हमारे लिए कंडीशंस बेटर होंगी। और जैसा शुरू में ही सारंगी जी ने कहा कि हम बहुत सारा ऑयल है जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, उससे जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर हम वो डिपेंडेंसी ही ख़त्म कर दें तो हमारे लिए वो तो बहुत ही विन विन सिचुएशन हो जाएगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। इवेंचुअली एथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन फ्यूल को प्रमोट करने का पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट का यही था कि हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी हम जितना ज़्यादा कम कर सकें कर सकते हैं। जो कुछ चीज़ें हैं जो अब हमें लग रहा है कि हमने क्योंकि 20% का टारगेट अचीव कर लिया है, हमारे पास कैपेसिटीज़ आ गई हैं ग्राउंड पे, हमने अपने क्रॉप को यील्ड बढ़ाने के लिए भी हमने फोकस कर लिया है। छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे पास, अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ एरेबल लैंड विच इज़ नॉट फुली यूटिलाइज्ड। हम गवर्नमेंट प्रमोशन स्कीम्स ला सकती है जिसमें वो लैंड भी क्रॉप्स के अंदर आए, जिसके अंदर हम अपना और जो हमारी फीड स्टॉक्स के रिक्वायरमेंट है एथेनॉल की वो हम ग्रो कर सकें, हम अपनी यील्ड बढ़ा सकें। अभी भी हमारा जो अगर आप राइस और मेज़ की यील्ड देखेंगे विच इज़ टू मेजर फीड स्टॉक्स, दोनों ग्लोबल एवरेज से थोड़े कम हैं। सो हम उसमें सीड्स पे बहुत ज़्यादा R&D में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें सीड्स की क्वालिटी बढ़ा के हम अपनी यील्ड्स बढ़ा सकते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि डिस्टिलेशन एफिशिएंसीज कैसे बढ़ाई जाएं जिससे हमारा एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़े। सो प्लस इन सब के बाद बिकॉज दिस ऑल लीड्स टू अ बिगर एथेनॉल प्रोडक्शन, हमें ज़रूरत है कि हमें ये भी देखें कि वो एथेनॉल को हम कंज्यूम कैसे करेंगे। उसके लिए जो हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स की विच आर 90% 97% इन ब्राज़ील, उसका लॉन्च इज़ समथिंग विच इज़ अ रेगुलर इंडस्ट्री डिमांड की फ्लेक्सी फ्यूल को आज इंडिया में लाने की ज़रूरत है। So that, वो ऑटो सेक्टर को भी इसी तरीके के कुछ गाइडलाइंस हैं, इसी तरह के कुछ डायरेक्शंस हैं कि आप इसको कीजिए, क्योंकि हम एक तरफ तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हम अचीवेबल टारगेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं और हम अच्छा कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम साइमल्टेनियसली जो दूसरी इंडस्ट्री है जहाँ पर कि इस फ्यूल को जाना है कोई, या फिर और अदर तरह का कोई लॉजिस्टिक गैप उसको कह लीजिए आप, या इंफ्रास्ट्रक्चरल कोई गैप है उसको कह लीजिए, तो उन गैप्स को हम इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि हम कोई क्वेश्चन रेज करना चाहते हैं, हम इसलिए बात कर रहे हैं ताकि वो जो छोटे छोटे गैप्स हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे तो हमारे लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, बिकॉज एक जब गवर्नमेंट का मैंडेट आता है तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रीज अलाइन हो जाती हैं। बिकॉज अब गवर्नमेंट ने पहले मैंडेट निकाला था कि 1 अप्रैल 2023 से जो भी कार्स इंडिया में बिकेंगी वो E20 कंप्लाइंट होनी चाहिए। सिमिलरली गवर्नमेंट कैन कम अप विद अ मैंडेट पुटिंग अप अ टाइमलाइन कि किस तारीख से एवरी कार शुड बी अ फ्लेक्सी फ्यूल कार। जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज आज इंडिया में हैं वो ब्राज़ील में भी हैं, हर कंपनी के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो देयर फ्यू पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी है, जैसे
गवर्नमेंट ने जब ईवीज पे फोकस चालू किया था तो उन्होंने उस पे जीएसटी के इंसेंटिव दिए थे। आज नॉर्मल गैसोलीन कार पे 28% जीएसटी लगता है, ईवी पे 5% जीएसटी लगता है। तो उस तरीके के इंसेंटिव देके ये सेक्टर को भी और ऑटोमोबाइल कंपनीज को भी प्रमोट किया जा सकता है टू फ्लेक्सी फ्यूल कार्स को लॉन्च करने के लिए। ओके, डॉक्टर गोपाल सारंगी जी, ये फर्स्ट जनरेशन की हम बात कर रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, जनरेशन सेकेंड, जनरेशन थर्ड, या आगे फर्दर जो प्लानिंग और पॉलिसीज़ हैं वो क्या कहती हैं इसको लेकर? बिल्कुल, जैसे पहले बता रहे थे कि हमारा जो प्लान है, जो E20 का प्लान अभी हमने मीट कर लिया, उसको आगे हमारा भी ये है कि E27, E30 का भी डिस्कशन चल रहा है। बट उसके लिए हमको पूरा इकोसिस्टम करना पड़ेगा। आपके पास अगर जो डिस्टिलरीज है उसका कैपेसिटी भी देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी फ्रंट में जैसे सारे जो कार्स है वो कंप्लायंस की बात सर कर रहे थे, उसको हमको कंप्लायंस भी करना पड़ेगा, ताकि ना जो कुछ कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि एफिशिएंसी एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से गिर जाता है या उसका जो कोरोजिव है, मतलब डैमेज हो जाता है व्हीकल। सो एक्चुअली ये काफ़ी सारे परसेप्शंस है। तो ये परसेप्शंस को दूर करने के लिए पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपको ये जो कंप्लायंस, आपका व्हीकल जो है वो कंप्लायंट होना चाहिए। तो कंप्लायंस होगा तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे ना, आगे जो आपका टारगेट है उसको मीट कर पाएंगे और ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्लान है आप उसको आगे लेके जा पाएंगे। सो जैसे जैसे पॉलिसी का जो डायनेमिज्म है वो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, आपको इंडस्ट्रीज़ को उसके साथ अलाइनमेंट होना पड़ेगा। आपको उसको बैक एंड में जो सप्लाई चेन को देखेंगे तो आपको जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए, इनपुट्स चाहिए, इधर शुगर कैन हो या मैज हो, तो ये सारे इनपुट्स भी कंटिन्यूसली सप्लाई होना पड़ेगा। तो जो पॉलिसी इकोसिस्टम है वो सारे ऑल एलिमेंट्स जो सप्लाई चेन का है सबको देखकर इसको आगे लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे जो है ये हमारा प्लान है। उसके साथ साथ हमने जैसे बताया कि ये सिर्फ एथेनॉल ब्लेंडिंग का ही प्लान नहीं है, हमारा प्लान इंटरनेशनली भी है, कैसे हमने कोलैबोरेट करें दूसरे कंट्रीज के साथ। हमारा प्लान ये है कि दूसरे सेक्टर में, एविएशन में या अलग सेक्टर में भी कैसे हमने वो एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो है, जैसे हम ग्राउंड ट्रांसपोर्ट में कर रहे हैं ऐसे हमने एयर ट्रांसपोर्ट में लेके आए, लेकिन हमारा जो प्लान्स एंड पॉलिसीज है वो आगे जाए और हमारा जो ग्लोबल टारगेट है एमिशंस का या एनर्जी सिक्योरिटी का वो मीट हो। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है ना कपिल नेमा जी, वो लगता है कि आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव ये कितना होगा। आज तो उस तरह का कोई इफेक्टिविटी हम नहीं देख रहे हैं, बट इन नियर फ्यूचर और मे बी इन लॉन्ग टर्म उस तरह के रिजल्ट्स अगर दिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा शायद अच्छा होगा किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए। उसको लेकर क्या कह सकते हैं आप? मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। इसका मे बी आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट ना दिखे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल के प्राइसेस पे इम्पैक्ट ना दिखे, लेकिन इसके बहुत सारे इनडायरेक्ट हैं। सबसे पहले हमने पोल्यूशन के बारे में बात की, आपका हेल्थ का डायरेक्ट बेनिफिट है। उसके अलावा आप देखिए आज आपने 15 अगस्त में प्रधानमंत्री जी का अनाउंसमेंट देखा जहां पे उन्होंने जीएसटी के स्लैब्स कम करने की बात की। मींस एक आपने देखा कि जब देश बढ़ता है, आगे बढ़ता है, सो ऑटोमेटिकली फैसिलिटीज गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है। और अगर हमारा गैसोलीन या क्रूड का इंपोर्ट कम होगा, वो अब देश को आगे की तरफ पुश करेगा। जब वो पुश होगा तो ऑटोमेटिकली देश में प्रगति आएगी, आप ग्रो करेंगे। जब आपका देश ग्रो करेगा तो एज अ सिटीजन ऑटोमेटिकली आप ग्रो करेंगे, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड्स बेटर होंगे। सो उसके मे बी आपको शॉर्ट टर्म में उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ना देखे, बट लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा, बहुत सारे हैं। तो 2047 जो हमने एक टारगेट रखा है डेवलप्ड नेशन का, वो उसमें भी एक तरह का बड़ा रोल हम इसका कह सकते हैं। प्रोडक्शन कैसे इन्हांस हम कर सकते हैं और क्या करना चाहिए? जैसे हमने बात की, आपने बताया कि फार्मर्स जो हैं वो कीन हैं और कुछ जगहों पर ऐसा भी है कि जहाँ पर एक परफेक्ट सा कॉम्बो भी बना हुआ है, लेकिन बावजूद उसके भी प्रोडक्शन अगर हमको इथेनॉल का बढ़ाना है तो क्या कुछ और भी इस तरह की चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें शिफ्ट करना चाहिए या जाना चाहिए, या वी आर ऑन द राइट ट्रैक, जो हम कर रहे हैं वो काफ़ी है? हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, हम फूड प्रोडक्ट्स और फूड कमोडिटीज़ के लिए 60s 70s में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट थे। सरकार ने आवाज़ लगाई, सरकार ने बोला ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए, फार्मर्स ने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, आज हम हर कमोडिटी में सेल्फ डिपेंडेंट है। नेक्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में अब हमें
फ्यूल, ग्रीन फ्यूल के लिए चाहिए। हमें यहाँ से हम एक स्टेज पे आए हैं जहाँ पे हमारी फूड इंडिपेंडेंसी आ गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन है वो हमें फ्यूल इंडिपेंडेंट बनाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर गोपाल सारंगी जी कि हम फ्यूल इंडिपेंडेंट हो जाए। जब हम इतना बड़ा इंपोर्टर देश हैं और हमारा बहुत सारा पैसा जो उसी को इंपोर्ट करने में जा रहा है, तो ये जो इंडिपेंडेंसी होगी ये 2047 का चाहे एक टारगेट हो या फिर अदरवाइज भी एक आम शहरी की ज़िंदगी पर इसका किस तरीके से असर आप बताएंगे? बिल्कुल, इसका अगर असर देखेंगे उसका एक्चुअली पॉजिटिव असर जो है दिखना शुरू हो गया है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी हमारा जो इंपोर्ट है, ऑयल इंपोर्ट, इथेनॉल की वजह से काफ़ी रिडक्शन हो रहा है। अब देखेंगे नंबर्स देखेंगे तो 1.5 लाख करोड़ रुपीस जो है हमने सेव किया है हमारा फॉरेन एक्सचेंज की रूप में। मतलब इतना अगर पैसा हम देते बाहर तो उतना पैसा हम अंदर इन्वेस्टमेंट करके हमारा जो इथेनॉल का प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। ग्रीन का जो आइडिया है, ग्रीन अभी हर सेक्टर में आ रहे, उसको हमें ट्रिगर दे सकते हैं, हम उसका पॉलिसी पूछ दे सकते हैं। उसको छोड़ के हमारा फार्मर्स को भी फ़ायदा हो रहा है इसमें। फार्मर्स को देखेंगे तो अभी जो है 40,000 करोड़ रुपया जो फार्मर्स को गया है एथेनॉल ब्लेंडिंग के थ्रू में। सो ये फार्मर्स भी अपने आप एक होना पुश हो रहे हैं कि हाँ मैं आगे जाके कुछ और प्रोडक्शन करूं इसका, और मैं सपोर्ट करूं एंटायर जो प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्लान हो या उसी तरह से जो ग्रीन जितने एक्टिविटीज़ का प्लान हो उसको हमने आगे जाके करें। और हमारा ऑयल जो कंजम्पशन हो रहा था उसमें रिडक्शन हो रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से। वो ऑयल हमने से हमारा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, आपने जैसे बताया 2047 का एनर्जी सिक्योरिटी का टारगेट है, वो बहुत बड़ा टारगेट है। क्योंकि हमारा कंट्री जो है ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपमेंट एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा है, एनर्जी डिमांड भी बढ़ेगा आगे जाके। इसीलिए हमें जितना डिमांड बढ़ेगा, अगर उस डिमांड को आगे चाहे ट्रांसपोर्ट डिमांड बोलिए या एनर्जी का जो डायरेक्टली लाइटिंग कंजम्पशन हो या कुकिंग हो या आपका थर्मल यूजेस हो, जो भी है, उस हर जगह पे हमने ग्रीन का एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट में जो इम्पोर्टेंस है ट्रांसपोर्ट का एनर्जी का डिमांड जो है, हम अगर शिफ्ट करेंगे ग्रीन को, ये डेफिनेटली हमारे कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो है कम हो जाएगा, हमारा आत्मनिर्भर का जो 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 हमारा टारगेट है उसको हमको मीट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेल्फ रिलायंस को लेकर मैं आपसे भी कपिल नेमा जी जानना चाहती हूँ और अपने व्यूवर्स को बताऊं कि जिसके हम बात कर रहे हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज सेविंग है और एनर्जी की जो हमारी इंडिपेंडेंस है, उसमें इंडिया ने 1.36 लाख करोड़ रुपए हैं जो कि बचाए हैं। आप सोचिए इतना बड़ा अमाउंट है, और जिसका जिक्र कपिल नेमा जी ने किया कि डायरेक्ट आपको शायद फ्यूल प्राइसेस जो हैं उस तरीके से इम्पैक्ट ना कर रहे हों, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इफ़ेक्टिव मोड में आपको आने वाले वक्त में दिखाई दे सकती हैं। सेल्फ रिलायंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कपिल नेमा जी। तो अगर हम इस सेक्टर में इंडिपेंडेंस हासिल कर लेते हैं, जो कि हमें लग रहा है कि हम कर लेंगे, ये आत्मनिर्भर भारत का जो एक हमने विजन देखा है, जो एक ड्रीम देखा है, वो किस तरीके से इंटरलिंक्ड है और कितना उसको ये बूस्ट करता है? ये आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। बिकॉज हमारा जो मेन टारगेट है, हमें एक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। हमें हर फील्ड में 2047 जो कि हमारा 100वां साल होगा इंडिपेंडेंस का, उस समय तक हमें आत्मनिर्भर होना है। वो सारे सपनों को पूरा करता है। प्लस आज आप देखिए, आज इंडिया में हाईवेज पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हाईवेज के थ्रू हम डिस्टेंसेस कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करें, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो थ्रू दीज हाईवेज। अब ये हाईवेज पे जब गाड़ियां चलेंगी तो ऑटोमेटिकली आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा। अब अगर ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन मतलब हम बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा पेट्रोल इंपोर्ट करें, वो तो एंटी इंट्यूटिव हो जाता है कि आप फ्यूल ज़्यादा आप कंज्यूम कराना चाहते हैं तो आपका इंपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन एथेनॉल के कारण, ब्लेंडिंग के कारण आपका वो एक चीज़ ऑटोमेटिक ऑटो चेक लगता है उस पर, जहाँ पे आपकी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्टेड फ्यूल पे, आज के दिन में हम 85% क्रूड अपना इंपोर्ट कर रहे हैं।
और वो हमारे इंपोर्ट बिल का, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, हमारे फिजिकल डेफिसिट का बहुत बड़ा पार्ट है। वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली विथ इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन फ्यूल हमारे चेक में आती हैं, विद इंट्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज चेक में आती हैं। सो यू नो the flexi fuel cars or the ethanol blended petrol or the EVs, everything put together देश को आगे बढ़ा रहे हैं एक तरीके से। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इम्पॉर्टेंट है इसमें डॉक्टर गोपाल सारंगी जी? और क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स भी ज़्यादा बड़े हैं, हम ये भी जानते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अलग तरह का है और पर्सनल व्हीकल्स की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है, उसके अपने रीजंस हो सकते हैं। लेकिन ये जो फ्लेक्सी फ्यूल की हम बात कर रहे हैं या एथनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ स्मॉल व्हीकल्स के लिए है या जो हैवी व्हीकल्स होंगे उनके लिए भी सेम ही है? क्योंकि मैं थोड़ा व्यूवर्स के बारे में क्लैरिफाई करवाना चाहती हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन से लेकर और स्पीड से लेकर बहुत सारी बातें हैं जो कि लोगों के दिमाग में रहती हैं। उनको लग सकता है कि शायद एथनॉल ब्लेंडिंग वाला फ्यूल होगा तो उसका माइलेज कैसा होगा, उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, स्पीड पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम हाईवेज बना रहे हैं, हम स्पीड की और सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो ये इनका जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से आप बताएंगे? बिल्कुल, ये एक जाहिर सा बात है कि लोगों के दिमाग में है कि नहीं, हम जब ब्लेंडिंग यूज़ करते हैं एथनॉल ब्लेंडिंग तो हमारा एफिशिएंसी जो है गाड़ी के कम हो जाता है। इसलिए एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी सेटअप किए थे, जिसमें उन्होंने काफ़ी जो सियाम जो है ऑटो मेकर का जो एसोसिएशन है उनको भी लेके गए थे कि इसमें एक्चुअली क्या है। तो ये टेस्ट किया गया है, साइंटिफिकली ये एस्टेब्लिश है कि अगर आपने E20 तक जाएंगे तो उसमें मार्जिनल हो सकता है कुछ इफेक्ट है एफिशिएंसी में, ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है क्योंकि उसका जो ऑक्टेन है वेरी बहुत हाई है। जो एथनॉल ब्लेंडिंग का वो 100 से ज़्यादा, 108 110 के आसपास है। तो इसमें एफिशिएंसी का इशू कुछ है ही नहीं। तो इतना जो लोगों के अंदर में है सोचे कि नहीं एफिशिएंसी गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। एफिशिएंसी गाड़ी का बहुत सारी चीज़ें पे डिपेंड करता है। तो आपका कार का कंडीशन क्या है, हाईवेज कैसे हैं, तो एफिशिएंसी ओनली ऑयल जो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें डिपेंडेंट नहीं है कम्प्लीटली। तो ये लोगों के दिमाग में जो सोच है ऐसा नहीं है। दूसरा चीज़ है कि आपने जो हमने पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि सारे जो गाड़ियां हैं वो एथनॉल ब्लेंडिंग का कंप्लायंट होना चाहिए, तभी ताकि ना आपने जो गाड़ी का जो एफिशिएंसी वो मेंटेन होकर रहेगा। और जो ये अभी सोच है कि जो डैमेज होता है गाड़ी में, अगर आपने कंप्लायंट नहीं होगे तो डेफिनेटली डैमेज आएगा आपका इंजन के ऊपर या गाड़ी के ऊपर आएगा। तो ये सारे सोच जो है अभी तक एस्टेब्लिश नहीं है, बट एक्चुअली ब्राज़ील में जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये एस्टेब्लिश्ड है। काफ़ी सारे गाड़ियाँ जो है वहाँ पे मोर देन 90% आर यूजिंग दिस फ्लेक्सी फ्यूल्स एंड ऑल दैट। सो इंडिया में इसको लाना चाहिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस, जागरूकता जो है वो पैदा करना बहुत जरूरी है। और ये बिल्कुल नितिन गडकरी जी को सुना और देखा है कई बार कि वो काफ़ी प्रमोट भी करते हैं और वो ये भी बताते हैं कि उनकी जो गाड़ियां हैं वो एथनॉल बेस्ड जो फ्यूल है उसके ऊपर चल रही हैं, या जिस फ्यूल को पेट्रोल डीजल हम कहते हैं और उस जो नॉर्मल फ्यूल कह लीजिए जो कि सब गाड़ियों में ज़्यादा करके इस्तेमाल होता है, उस तरह से नहीं वो अपनी गाड़ियाँ रखते हैं। और एक तरीके से प्रमोटर के तौर पर भी हमने उनको देखा है। और ऑब्वियसली जब कोई मिनिस्टर इस तरह की बात कहता है तो लोगों को एक अलग तरह का इम्पैक्ट भी होता है कि व्हेन ही कैन सिट इन दैट कार, तो व्हाई नॉट वी, हम भी कर सकते हैं उसका इस्तेमाल। लेकिन सब हमने कपिल नेमा जी अच्छी बातें की हैं, और क्योंकि शुरुआत में ही हमने कहा कि हमने टारगेट को अचीव कर लिया तो एक टोन सेट होती है कि यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन बावजूद इसके भी डू यू सी एनी काइंड ऑफ चैलेंज जिसको कि आप बताना चाहें, या फिर वे अहेड आपको क्या नज़र आ रहा है? दोनों ही चीज़ों पर आपकी क्या राय है? जो चैलेंज तो नहीं, बट मेरे को जो मेन अभी स्लो डाउन दिखता है वो जो पॉलिसीज़ अब यहाँ से आगे रोड मैप कैसा रहेगा, वो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि गवर्नमेंट बायोफ्यूल पॉलिसी का नेक्स्ट फेज लेके आए। अभी तक जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स थे वो 2025 तक के रोड मैप्स रेडी थे। नाउ वी नीड अ रोड मैप जो 2030, 2040 और 2047 तक हमको आगे लेके जाए। तो एक पॉलिसी का जब रोड मैप आएगा तो क्लियरली इंडस्ट्री के पास भी एक डायरेक्शन होगा कि हमें किस तरफ बढ़ना है। जो फार्मर्स हैं उनको उम्मीदें दिखेंगी कि हाँ अब आगे हम और इसके आगे कैसे जा सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। और ऑल्सो जो कॉमन मैन है उसको भी, लाइक हम जो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं,
व्हेन दीज पॉलिसीज गेट अनाउंस्ड ऑटोमेटिकली वो अवेयरनेस अपने आप आम जनता में आना स्टार्ट होती है. सो अ रेगुलर डायलॉग फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑलवेज हेल्प्स एंड प्रमोट अ इंडस्ट्री. बिल्कुल. और डॉक्टर गोपाल सारंगी जी, क्योंकि हमने ब्राज़ील की भी बात की, हम भी ब्रिक्स का हिस्सा हैं, कुछ और सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे हम अपने आप को ये कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर बेस्ड नेशन है. ब्राज़ील के साथ भी वैसा ही है, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर जो है वो जो प्राइमरी सेक्टर है वो कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये सब चीज़ें इंडिया को कितना हेल्प करती हैं. और हम अभी क्योंकि हम डिपेंडेंसी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो आप क्या वो वे अहेड देखते हैं कि हम ज़ीरो डिपेंडेंसी की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि देर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि हमारे इसी इंपोर्ट से शायद रुकी हुई हैं या अटकी हुई हैं, हम एक अलग तरह से खड़ा करती हैं. ऑल्दो वी आर फाइटिंग, वी आर रिटेलिएटिंग, वी आर गिविंग आंसर्स ऑन एवरी प्लेटफॉर्म और बहुत मजबूती के साथ हम कर रहे हैं, बट फिर भी हमारी डिपेंडेंसी तो है. बिल्कुल. आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा. एक्चुअली जीरो डिपेंडेंसी के लिए तो हमें टाइम लगेगा, बिकॉज वर्ल्ड जो है वो एक्चुअली बेस्ड ऑन द इंटरचेंजेबिलिटी. तो एक रिलेटिव डिपेंडेंसी ऑलवेज रहता है कि हम एक्चुअली दूसरे कंट्री में डिपेंडेंट हैं, दे ऑल्सो आर डिपेंडेंट ऑन आवर कंट्री. बट आपने जो ब्राज़ील का जिक्र किया और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्राज़ील का जो इकोनॉमी है, इंडिया का जो इकोनॉमी है, दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर है. तो अभी भी हमने एग्रो बेस्ड है. एग्रो बेस्ड से जैसे ये एथेनॉल ब्लेंडिंग का बात कर रहे हैं, तो हमने एग्रो इंडस्ट्रीज की तरफ हमने ज़्यादा जा सकते हैं. इसमें लाइवलीहुड्स का बेनिफिट्स है. हमारा जो नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी है उसको भी एड्रेस कर सकते हैं. हमारा क्लाइमेट इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं. तो हमारे लिए जो चैलेंजेस है वो तो बहुत कुछ है, बट हमने हमारा जो पॉलिसी इकोसिस्टम बना हुआ है वो चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए तैयार है. जैसे डॉक्टर कपिल ने अभी बताया है कि हमारा जो पॉलिसी कॉन्फिडेंस आएगा, हम आगे की तरफ देखेंगे कि हम हमारा आगे जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का पॉलिसी क्या है. और क्योंकि नेशनल लेवल में पॉलिसी मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जब नेशनल लेवल में पॉलिसी बन जाता है तो सारे स्टेट्स भी उसको फॉलो करते हैं, पूरा इकोसिस्टम उसमें आ जाता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा चीज़ें ये है कि उसका जो लाइवलीहुड बेनिफिट है फार्मर्स की जो होता है उस पर काफ़ी सारे फ़ायदा है. तो वो भी एक इम्पोर्टेंट इशू है हमारे लिए, बिकॉज हमारे लिए हमारा कंट्री इतना बड़ा है, एम्प्लॉयमेंट का जो इश्यूज है उसको एड्रेस करने के लिए एथेनॉल इंडस्ट्री इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग. और हमारा जो परसेप्शन है कि हमने फूड एनर्जी में ट्रेड ऑफ हो जाएगा, कि हम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे एथेनॉल ब्लेंडिंग के थ्रू में तो फूड में इम्पैक्ट आएगा, ऐसा एक्चुअली एस्टेब्लिश्ड नहीं है. ऐसा क्लियरली देयर इज नो लिंक, बिकॉज जो फूड आइटम्स है या एनिमल वेस्ट है या प्लांट का बाई प्रोडक्ट से आप यूज़ कर रहे हैं, सो ये बाई प्रोडक्ट डायरेक्टली फूड को आप नहीं जा रहा है. तो इसलिए ये जो परसेप्शन है वो परसेप्शन भी नहीं रहना चाहिए पब्लिक के दिमाग में. और होगा तो भी आज हम एक पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हम खुद ही पॉलिसी बनाने वाले, हम डेमोक्रेटिक नेशन है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल अलग तरह की पॉलिसीज. हम इसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल वैसा हो गया कि वी कैन नॉट अमेंड. हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं और शायद जो नीड ऑफ आवर होगा उसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट कोई डिसीजन और लेना चाहेंगी तो वो आई एम श्योर ले भी रही हैं और लेंगी भी आगे. डॉक्टर कपिल नेमा जी, आपसे मैं कंक्लूडिंग रिमार्क चाहती हूँ कि हाउ विल यू कंक्लूड इट, कि हम एथेनॉल ब्लेंडिंग से लेकर हमने तमाम बातें की हैं इस सब को लेकर, और जो भी इसके सराउंडिंग्स में आता है उसको लेकर भी हमने बात की है. हाउ विल यू कंक्लूड इट? Before concluding it, I just want to add one perspective yeah, sure, on your last question. Actually आप अगर टोटल फ्यूल का कंजम्पशन देखेंगे तो उसका जो गैसोलीन या पेट्रोल जिसको हम बोलते हैं वो 30% है, 70% डीजल है. तो हम आज जो एथेनॉल से एक सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं वो 30% एथेनॉल पे कर रहे हैं, 30% पेट्रोल पे कर रहे हैं, कि हम पेट्रोल का रिप्लेसमेंट जितना ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकें कर रहे हैं. अब हम बायोडीजल की ब्लेंडिंग का भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक बेसिक ड्रॉबैक है कि हम सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर हैं. एडिबल ऑयल इंडिया में इंपोर्ट होता है, फिर वो कुकिंग ऑयल यूज्ड होता है, वो यूज्ड कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनता है. सो आज एक हमें सिस्टम, देयर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जो आए हैं वो उस पर वर्क कर रहे हैं कि इस यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे इकट्ठा किया जाए. तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि जो आपका यूज्ड कुकिंग ऑयल है, जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जो घर में यूज होता है, उसकी भी वैल्यू है.
सो आज आप देखेंगे इसको लार्ज स्केल में चेंज होते हुए, तो आप जहाँ भी देखें इसको सपोर्ट करें, बिकॉज आप जितना ज़्यादा यूज़ कुकिंग ऑयल को रिन्यू में भेजेंगे उतना ज़्यादा बायोडीजल बनेगा, उससे ज़्यादा डीजल की ब्लेंडिंग भी बढ़ेगी और उससे भी पॉल्यूशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट और पड़ेगा। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एंड टू कंक्लूड अगेन आई विल गो ब्रीफ में बात जी, तो आई विल कम बैक टू द सेम थिंग, वी लाइक आर लुकिंग फॉर अ ग्रीन रेवोल्यूशन। मेरी सारे फार्मर्स, सारे किसानों से ये गुजारिश है कि एक नया ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएँ जो इस बार फ्यूल के लिए हो और हमें फ्यूल इंडिपेंडेंट बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कपिल नेमा जी आपका, डॉक्टर गोपाल सारंगी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको यह हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? आज के लिए इतना ही। आप हमें अपनी राय हम तक भेज सकते हैं, उसके लिए हम अपना ईमेल का पता आपको बता देते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hopdd@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।